नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस। मैं हूं दीपक यादव। बजट का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और इंडस्ट्री की उम्मीद इस बार के बजट से कुछ ज्यादा की है, क्योंकि जियोपॉलिटिकल हालात, शेयर मार्केट का प्रदर्शन, रुपए की गिरावट और जीडीपी के आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए इकोनॉमी की ग्रोथ की गाड़ी को रफ्तार देने के लिए इस बार उम्मीद ज्यादा है। रियल एस्टेट सेक्टर, जिसके साथ 250 से ज्यादा इंडस्ट्री चलती है, वो पूरा सेक्टर आधारित है घर खरीदारों पर। ऐसे में घर खरीदारों की मांग क्या है, वो पेन पॉइंट्स क्या हैं जिन पर घर खरीदार वित्त मंत्री का ध्यान खींचने की कोशिश कर रहे हैं, लंबे समय से कोशिश कर रहे हैं। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स इस बार बजट में क्या उम्मीद कर रहे हैं, समझने की कोशिश करेंगे। आज के इस शो में हमारे साथ हैं सौरभ गर्ग, को फाउंडर हैं नोब्रोकर.com के, अभय उपाध्याय हैं प्रेसिडेंट एफपीसीई और सदस्य हैं सीएसई रेरा के, रवि सिन्हा हैं सीईओ हैं ट्रैक टू रियल्टी के और वरिष्ठ पत्रकार हैं। तो बहुत स्वागत करेंगे आपका रवि जी, अभय जी और सौरभ जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सौरभ जी, इंडस्ट्री की उम्मीदें तो बहुत हैं, आपके नजरिए से इस बार बजट से रियल एस्टेट की सबसे बड़ी उम्मीद क्या है? देखिए, मेरे को लगता है कि रियल एस्टेट ने पिछले 2-3 साल में काफी अच्छा करा है। और अगर ये मोमेंटम हमको कंटिन्यू करना है तो थोड़ा अफोर्डेबिलिटी की तरफ ध्यान देना काफी इंपॉर्टेंट है। वी हैव टू मेक श्योर कि प्राइसेस इतने ज्यादा ना बढ़ जाएं कि कंज्यूमर उन्हें अफोर्ड ही नहीं कर पाए। तो आई थिंक थोड़ा सा इसमें इम्पॉर्टेंट है कि हम देखें कि किस तरीके से हम लोग मेक श्योर कर सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में थोड़ा, अगर जैसे कि अगर जीएसटी इतना हाई है कुछ कुछ आइटम्स पे, उसमें थोड़ा अगर रियायत मिले या फिर इंडस्ट्री स्टेटस मिले जिससे कि बोरोइंग कॉस्ट थोड़ी कम हो, तो एंड कंज्यूमर के लिए प्राइस थोड़ा बेटर हो सकता है। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर प्राइस इस साल बहुत ज्यादा बढ़ा तो कंज्यूमर मार्केट से बाहर जा सकते हैं, अफोर्डेबिलिटी लिमिट के बाहर हो सकता है। और इसके अलावा जो मेरे को एक चीज दिखती है कि हमारे प्लेटफॉर्म पे भी बहुत ज्यादा डिमांड है अफोर्डेबल हाउसेस के लिए, 60 लाख 50-60 लाख के नीचे वाले हाउसेस के लिए, बट उनके लिए सप्लाई नहीं है। तो आई थिंक वो सप्लाई लानी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उसके लिए जो भी अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए इंसेंटिवाइजेशन करना है, वो काफी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। क्योंकि काफी लार्ज कस्टमर बेस है जो कि इस प्राइस लिमिट में खरीदना चाहता है, लेकिन उसमें नया डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। ज्यादातर डेवलपर्स अब 1 करोड़ के ऊपर का डेवलपमेंट करने लगे हैं। एंड ये जो मिडिल क्लास या लो मिडिल क्लास कस्टमर है, इसके पास ऑप्शंस नहीं है। तो आई थिंक वहां पे ऑप्शंस खोलना बहुत जरूरी है। चाहे वो वापस सेक्शन 80 आईबीए लाने की जरूरत है कि डेवलपर को टैक्स प्रॉफिट में टैक्स रिबेट मिले। मुझे तो ये भी लगता है कि जो 45 लाख का लिमिट है अफोर्डेबल का, वो काफी चेंज करने की जरूरत है। क्योंकि अगर आप देखेंगे पिछले 10 साल में प्राइसेस तो 2 से 3 टाइम्स हो गए हैं अपनी सिटीज में, लेकिन ये 45 लाख का लिमिट इतने दिनों से सेम ही चल रहा है। तो उसे चेंज भी करने की जरूरत है जिससे कि अफोर्डेबल हाउसिंग को एक बूस्ट मिल सके। तो मेरे को लगता है कि ये काफी इंपॉर्टेंट है बाय सेल के नजरिए से। अबे सर, पूरा हाउसिंग सेक्टर घर खरीदारों के भरोसे चलता है, हालांकि चूना भी घर खरीदारों को सबसे अधिक लगा है। बीते 2 दशक में आप घर खरीदारों की ओर से पहले तो उम्मीदें वित्त मंत्री को भेजते थे, लेकिन शायद अब वो आपने बंद कर दी हैं। बताएंगे क्या वजह रही है कि आपने अब वित्त मंत्री को अपनी उम्मीदें ही भेजना बंद कर दिया? आप देखिए, ये एक रिवायत सी बन गई है कि जो रियल स्टेट में बिल्डर आज जब उसको होम बायर्स की भी बात करनी होती है कि वो होम बायर्स का भला कैसे हो, जैसे अगर आप जानते होंगे सुप्रीम कोर्ट में मैटर चल रहा है एग्रीमेंट फॉर सेल को लेकर के, तो वहां पे भी बिल्डर बताता है कि एग्रीमेंट फॉर सेल में क्या पॉइंट डाला जाए जिससे कि होम बायर का फायदा हो, जो जो कि हम लोग को चुना वही लगाते हैं। उसी तरीके से रियल स्टेट सेक्टर में भी हर बात आप देखेंगे जाके वो वित्त मंत्री जी को ये समझाते हैं कि आप ऐसा करिए तो होम बायर को फायदा हो, जिससे कि दूर दूर तक होम बायर का कोई फायदा होने का नहीं है। तो मैं देखा कि यहाँ पे हर जगह पे ना, मतलब ये इस तरह का एक माहौल बन गया है, तो कोई मतलब नहीं बन रहा था लिखने का। आपने मौका दिया है तो मैं 2-3 बातें आपको बताता हूँ कि जहां तक होम बायर की एक्सपेक्टेशन की बात है। लेकिन समस्या क्या है, मैं उस समस्या को हाईलाइट कर रहा हूँ कि आज आप देखिए कि जो भी प्रोजेक्ट एक घर खरीदार जब घर लेता है, वो प्रोजेक्ट डिले हो रहा है, तो क्या मेरे को या तो वो बिल्डर मेरे को उसके लिए कॉम्पनसेट करे इमीडिएटली जिस दिन से डिले हो, या फिर सरकार मेरे को कहे कि भाई तुम ईएमआई भी दे रहे हो और रेंट भी दे रहे हो, तो इसलिए तुमको चलो ईएमआई पे जो इंटरेस्ट पोर्शन है उसको मैं आपको टैक्स में कोई रिबेट दे देता हूँ। जुलाई 2023 में ले जा रहा हूँ। उस समय अमिताभ कांत कमेटी एक बनी थी जो स्टॉल्ड लेगेसी स्टॉल्ड प्रोजेक्ट को देख रही थी। उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे 4,12,000 यूनिट उन्होंने अपने रिपोर्ट में कहा है कि स्ट्रेस्ड ड्वेलिंग यूनिट उस समय थे, जिसका कॉस्ट था 4,08,000
4,08,000 करोड़। तो इतने यूनिट के 2023 से आज तक ये सारी 4 लाख यूनिट तो कंप्लीट नहीं हुए होंगे। तो क्यों नहीं उनके बायर को आइडेंटिफाई किया जाए, और वो लोग जो इतने साल से लेगेसी प्रोजेक्ट, मतलब आप सोचिए वो रेरा के आने के पहले की बात होगी, 2016 से ये आज तक अभी जो है 8 साल तो हो गए। अब उसके पहले का भी अगर प्रोजेक्ट है तो आप इमेजिन करिए कि उस होम बायर को अपनी क्या बेहतरी होगी। और आज हम लोग बार बार इसको लिखते रहे वित्त मंत्रालय को, वित्त मंत्री जी को, कि आप इसमें कुछ तो रिलीफ दें। और रिलीफ मैं तो ये भी कह रहा हूं कि आप खाली रिलीफ मत दीजिए, अगर आपका मन हो आप बिल्डर से वो रिकवर करिए। आपके पास में तो सारी चीज, आप कहिए कि भैया तुम्हारा टैक्स जो है, अगर तुमने प्रोजेक्ट डिले किया तो तुमको कॉर्पोरेट टैक्स 25% नहीं 50% देने होंगे। इसमें क्या दिक्कत थी? क्यों नहीं किया जा सकता? क्यों एक ही इंडस्ट्री का कस्टमर इतना सफर कर रहा है और उसकी लाइफलाइन परेशान हो रही है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस पर ध्यान नहीं दे रही है? आज होमबायर की हालत क्या हो रही है दीपक जी। और इससे ये जो जीडीपी का जो आज हम लोग 6.4 की बात करने लगे हैं, आपको नहीं लगता है कि इसमें ये जो मिडिल क्लास जो पूरा क्रश हो गया एकदम से, जो एक आदमी एक ही सैलरी तो उसको दो नहीं मिली, लेकिन उसका आउटगो जो है वो ईएमआई में भी लग गया, और उसके बाद वो रेंट भी दे रहा है, वो कितना परेशान होगा, किस तरीके से घर चला रहा होगा। इस पर इसको किसी को ध्यान देने की जरूरत है। रवि जी, रियल्टी सेक्टर की उम्मीदें बहुत सी हैं और सालों साल से कायम भी हैं। अभी जिन पेन पॉइंट पर ध्यान खींचा है अभय जी ने, उसको ध्यान में रखते हुए आपको क्या लगता है वित्त मंत्री का फोकस इस बार किधर रहेगा? पहली बात यह है कि आपके जो डिमांड्स हैं, मैं अपने आप को फाइनेंस मिनिस्टर के शूज में रखकर बात करता हूं, क्या मुझे आपके सेक्टर को कुछ देने की जरूरत है? एक तरफ आप फॉल्स नैरेटिव देते हैं, ऑल इज वेल, सेल्स ऑल टाइम हाई है, हमारा एक बूमिंग बिजनेस है, तो एक वित्त मंत्री उस सेक्टर को क्यों नहीं देंगे जो सेक्टर स्ट्रगल कर रहा है? आप तो ये कहते हैं कि हमारे सेक्टर में रिकॉर्ड ग्रोथ हो रहा है, हमारा सेक्टर ऑल टाइम हाई पे है, तो ऐसे में हम आपके सेक्टर को कुछ क्यों दें? प्रॉब्लम यह है कि ये जो रियल एस्टेट सेक्टर है ये अपनी आत्ममुग्धता से बाहर नहीं निकल रहा है। आपने सारे सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन को कंट्रोल कर लिया है। जो इंडस्ट्री के डाटा आप दे रहे हैं, और मेरे पास ये विश्वास करने की पूरी वजह है कि आपने जो भी डाटा इंडस्ट्री में दे रहे हैं वो सब गलत डाटा है। आप कहते हैं, एक कंसल्टेंसी फर्म की रिपोर्ट कहती है कि सेल्स 27% हाई हैं, दूसरी रिपोर्ट कहती है सेल्स 9% डाउन है। ये दोनों बातें सच कैसे हो सकती हैं? जब तक आप सच नहीं बोलेंगे, जब तक आप ग्राउंड रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक फाइनेंस मिनिस्टर के पास भी आपको देने के लिए कुछ नहीं है। दूसरी बात, आप बायर के एंगल से देखिए, आपका बायर कौन है? आप कहते हैं अफोर्डेबल हाउसिंग की प्राइस कैप को हम 45 लाख से बढ़ाकर 90 लाख कर दें, 70 लाख कर दें। क्या उससे एक एवरेज बायर जो 45 लाख का घर नहीं खरीद पा रहा है उसकी अफोर्डेबिलिटी बढ़ जाएगी? सबसे बड़ा सवाल यह है कि इंडिया का जो मिडिल क्लास है, जो डिमांड ड्राइवर हुआ करता था, वो आज श्रिंक हो रहा है, वेज ग्रोथ नहीं हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट है। ऐसे में जरूरत है कि आप अफोर्डेबल हाउसिंग पर फोकस करें। लेकिन आपकी इंडस्ट्री रिपोर्ट कहती है कि हमारा लग्जरी का सेल 45% ऊपर चला गया है। ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि आपका अफोर्डेबल का शेयर लगातार गिरता जा रहा है। प्रॉब्लम यह है, जब तक आप सच बोलना नहीं शुरू करेंगे, जब तक आप ग्राउंड रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जब तक आप ये नहीं मानेंगे कि आपके सेक्टर में प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम बायर को ही फोकस करने से दूर होगा, तब तक मेरे ख्याल से किसी भी बजट में ऐसा लगता है पिछले कुछ सालों से ये कॉपी पेस्ट डिमांड चला आ रहा है। बिल्कुल सर, आपका पॉइंट बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन अगर बिल्डर के नजरिए से देखें तो वो उधर ही फोकस करेंगे जिधर सबसे अधिक मार्जिन होगा। बिल्डर क्या, कोई भी बिजनेसमैन वही करेगा। सरकार की ओर से क्यों ऐसा माहौल नहीं बन पा रहा है कि निजी डेवलपर्स की भागीदारी सस्ते घरों की ओर बढ़ती हुई दिखे? दीपक, एक बात मैं ऐड कर दूं, देखिए एक बात ऐड कर दूं, कोई भी बिजनेस हो वो प्रॉफिट के लिए होता है, वो फॉर प्रॉफिट होता है। प्रॉब्लम यह है कि जब आप बिजनेस में एक टॉप ऑफ द पिरामिड खेलने लगते हैं तो होता क्या है कि आपका मार्केट लगातार श्रिंक होता चला जाता है, और अक्रॉस द वर्ल्ड ये देखा गया है कि उसमें फिर डिमांड साइकिल आपका एक सर्टेन लेवल पर जाकर प्लेटो पॉइंट पर जाता है और वहीं से इंडस्ट्री के डाउनफॉल की भी शुरुआत होती है। सौरभ जी, आपके पास आएंगे। रवि जी ने अहम बात कही है, डेटा ट्रांसपेरेंसी के मामले में रियल्टी सेक्टर बहुत पीछे है। भले ही रेरा में क्वार्टर रिपोर्ट देनी होती है, लेकिन बिल्डर इसे भी गंभीरता से नहीं लेते हैं। हाल में रेरा ने करीब 2000 प्रोजेक्ट को महारेरा ने करीब 2000 प्रोजेक्ट को सस्पेंड कर दिया है। तो डेटा अवेलेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी के लिए बजट में ऐसे क्या ऐलान की आप उम्मीद कर रहे हैं जो होना ही चाहिए? ठीक है, ऐसा नहीं है कि डेटा बिल्कुल ही अवेलेबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जितना भी लॉन्च डेटा है वो सब रेरा पे अवेलेबल है, तो आपको मालूम है कि कौन से मंथ में क्या लॉन्च हो रहा है, कितनी यूनिट्स लॉन्च हो रही है, वो सारा डेटा अवेलेबल है।
और अभी तो बहुत सारे रियल एस्टेट डेवलपर्स लिस्टेड डेवलपर्स हैं, तो उनकी क्वार्टरली रिपोर्ट भी अवेलेबल है। तो अगर उसे भी कंसोलिडेट करें तो काफी हद तक आपको इंडिकेशन मिलेगा कि सेक्टर किस तरफ जा रहा है। तो मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि एकदम ही डेटा अवेलेबल नहीं है। और जैसे कि हमारा प्लेटफॉर्म ऑल्दो अगेन कि शायद वो 10-15% ऑफ द मार्केट को रिप्रेजेंट करता है, बट वहां से भी इंडिकेटर मिलता है बिल्कुल। कि किस तरफ मार्केट का रुझान किस तरफ है। तो आई थिंक डेटा उस तरीके से है, बट वी कैन ट्राई एंड ब्रिंग मोर डेटा कि सारे डेवलपर्स को शायद रिपोर्ट करना चाहिए, चाहे वो लिस्टेड है अनलिस्टेड हैं, कि कितना सेल हुआ है उनका लास्ट क्वार्टर में। एंड वो सारा कंसोलिडेट करके रेरा की वेबसाइट पे आ सकता है, जिससे कि आइडिया मिले कि क्या हो रहा है। बट जिस तरह का मैं देख रहा हूँ कि इतना ज्यादा अभी कंसोलिडेशन हो गया है कि अगर हम लिस्टेड डेवलपर्स का डेटा ही इंटीग्रेट करें, उससे हमें काफी ज्यादा आइडिया मिल जाता है कि क्या हो रहा है। एंड सिटी वाइज भी वो डेटा मिल जाता है कि कैसा चल रहा है। अभय जी, रियल एस्टेट में अनफेयर प्रैक्टिस नहीं रुक रही है। रेरा की ओर से बहुत सारे प्रयास हो रहे हैं, लेकिन इस पर लगाम नहीं लग रही है। पारदर्शिता की कमी है। अनफेयर प्रैक्टिस को बंद करने के लिए बजट में क्या ऐलान किए जा सकते हैं? हालांकि बजट ऐलान में अनफेयर प्रैक्टिस को रोका जाए ये तो थोड़ा विचित्र होगा, लेकिन फिर भी क्या ऐसे ऐलान हो, क्या ऐसा प्रयास हो कि अनफेयर प्रैक्टिस रुके? स्टक प्रोजेक्ट को लेकर क्या कदम उठाने की जरूरत है? घर खरीदारों की मूल समस्या को दूर करने के लिए वास्तविक रूप से वित्त मंत्री का फोकस किधर खींचना चाहेंगे आप? पहला तो न्यू रिजीम जो अब आ गया है, देखिए उसमें अब किसी तरह का कोई डिडक्शन नहीं मिल रहा है। चाहे आप हम लोग को जो कैपिटल जो प्रिंसिपल रिपेमेंट का 50,000 का था, भले वो 80C में 1.5 लाख में कैप होता था, बट वो भी चला गया उसमें, बिकॉज न्यू रिजीम में आपको नहीं मिल रहा है। प्लस 2 लाख का जो डिडक्शन इंटरेस्ट का पेमेंट का मिलता था 5 साल के ऊपर में स्प्रेड करके, वो भी आपको 24B में, वो भी अब न्यू रिजीम में कुछ नहीं मिल रहा है। ठीक कोविड के बाद अगर आपको याद हो कि स्टील और सीमेंट के दाम बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, तो उस समय ये बात आई थी कि अनअफोर्डेबल हो गया है और इसलिए हम लोग को टाइम दिया जाए, जब तक ये कूल ऑफ नहीं होगा हम लोग प्रोजेक्ट कंप्लीट ही नहीं कर सके, कॉस्ट इतना बढ़ गया। और उसके बाद से ये दोनों मेजर कंपोनेंट हैं इंडस्ट्री के, और इतने ज्यादा इसके दाम नीचे चले गए, जो कि आज भी कोविड का पीक पीरियड पे हम स्टील में और सीमेंट में नहीं पहुंच पाए हैं। लेकिन खुद जो पैनलिस्ट यहाँ पे बता रहे हैं कि लास्ट 3 सालों में रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के दाम बढ़ते चले गए, और आज 1 करोड़ के नीचे कोई प्रोजेक्ट नहीं हो रहा है। मेरा कहना यह है, रवि सिन्हा जी ने ये बात उठाई कि भाई हम लोग टॉप ऑफ द पिरामिड में काम कर रहे हैं, तो यहीं पे तो सरकार की इंटरफेरेंस की जरूरत है ना। जब आप ये देख रहे हैं कि चीजें अनअफोर्डेबल हो रही हैं, आप अनाप शनाप प्रॉफिट बना रहे हैं, रोटी कपड़ा और मकान लोगों की बेसिक जरूरतें हैं, तो आपको अफोर्डेबल हाउसिंग में आपने क्या कैप किया? आपने कह दिया कि 45 लाख रुपए का तुम घर बेचो। आपने ये कुछ नहीं कहा कि उस 45 लाख रुपए में देखो भाई तुम्हारा प्रॉफिट मार्जिन जो है 8% तुम्हारा या 10% बोरोइंग कॉस्ट है, 5% तुम उसमें और जोड़ लो, तुम्हारा 10 और 5 15% से ज्यादा का नेट प्रॉफिट मार्जिन उसमें नहीं होना चाहिए, तब आप अफोर्डेबल बनाते। गवर्नमेंट की जो अफोर्डेबल पॉलिसी के नाम पे जो प्रोजेक्ट लॉन्च हुए वो भी डिले हुए, नंबर 1। और नंबर 2, और उसमें इन्होंने क्या किया, 45 लाख के छोटे छोटे 3 यूनिट बना के एक फ्लोर में, और तीनों एक बड़े लोगों ने खरीद लिया और उसको अंदर से ज्वाइन कर लिया। तो अल्टीमेटली वो पर्पस भी सॉल्व नहीं हुआ। वो अफोर्डेबल हाउसिंग के नाम पे कोई अफोर्डेबल जो लोअर मिडिल क्लास का आदमी है वो खरीद ही नहीं पाया। क्यों नहीं खरीद पाया? क्योंकि जो यूनिट बने छोटे वाले 60 स्क्वायर मीटर या उससे भी छोटे, वो इतने कम एरिया में है, और उसको इस तरीके से बनाए गए कि लोगों को मजा नहीं आया। और इसकी वजह से क्या कि बड़े लोगों ने 3 फ्लैट को ज्वाइन कर लिया, तो उनका बड़ा एक यूनिट बन गया। तो आज सरकार का तो रोल यहाँ पे है ना, जब आप ये देख रहे हैं कि भाई लोअर मिडिल क्लास में सेल कम हो रही है, तो किस तरह से उसको अफोर्डेबल बनाया जाए। आज सीमेंट के दाम कम हो गए, आज स्टील के दाम कम हो गए, लेकिन आपका जो कॉस्ट है वो बढ़ते ही जा रहा है, उस पर कोई कैप नहीं लग पा रही। तो चर्चा के दौरान वक्त है एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे और बजट में घर खरीदारों को और क्या कुछ चाहिए, क्या कुछ डिमांड बनती हुई दिख रही है घर खरीदारों की ओर से, इसे समझने की कोशिश करेंगे बहुत ही छोटे से ब्रेक के बाद। प्रॉपर्टी प्लस, और आज हम बात कर रहे हैं बजट से घर खरीदारों की मांगों को लेकर। मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और रुख करते हैं उनका। रवि जी, आपके पास आते हैं। बजट में 2 बातें जिन्हें उम्मीदों से जोड़ा गया है, पहला जीएसटी और दूसरा स्टैंप ड्यूटी। ये दोनों चीजें बजट से सीधी तौर पर इनका लेना देना नहीं है। आप डेवलपर्स की बजट डिमांड को कैसे देखते हैं?
नहीं, देखिए दीपक, इंडस्ट्री का दर्जा क्यों मांगा जा रहा है? ताकि इनको इंस्टीट्यूशनल फंडिंग मिले। सवाल यहां उठता है, क्या आप इंडस्ट्री की तरह ऑपरेट करते हैं? क्या आप एक प्रोडक्ट बनाकर बेचते हैं, या पहले बेचते हैं फिर प्रोडक्ट बनाते हैं? क्या यह सच नहीं है कि इंडिया के अक्रॉस द इंडस्ट्रीज बात करें, सबसे ज्यादा फिस्कल मिसमैनेजमेंट रियल एस्टेट में है? इसलिए इंडस्ट्री स्टेटस का तो डिमांड ही फंडामेंटली गलत है। दूसरा, अभी अभय जी ने कुछ बहुत अच्छे मुद्दे उठाए थे। उन्होंने पूछा था कि प्रॉफिट मार्जिन, मैंने जितने अफोर्डेबल हाउसिंग के ब्रांड्स हैं उनका बैलेंस शीट जो स्टडी किया है, ज्यादातर का प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 27% के आसपास में आ रहा है। अब आप एक बात बताइए कि अगर आपका प्रॉफिट मार्जिन और लग्जरी हाउसिंग का प्रॉफिट मार्जिन बराबर है, तो अफोर्डेबल हाउसिंग में आप कहां कैटर कर रहे हैं? दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि बजट में क्या किया जाए। बजट में घर खरीदारों पे फोकस कहां है? आज एक घर खरीदने का फायदा किसको है? बिल्डर को फायदा है, उसका प्रोडक्ट बिक रहा है। बैंक को फायदा है, बैंक का इंटरेस्ट रेट जा रहा है, बैंक अपना लेंडिंग करके पैसे कमा रहा है। गवर्नमेंट का इंटरेस्ट है कि स्टैंप ड्यूटी आ रहा है, जीएसटी आ रहा है। आप मुझे बताइए, एक होम बायर का क्या इंटरेस्ट है आज घर खरीदने में? यही वजह है कि घर आज की तारीख में लग्जरी सेगमेंट में जो सुपर रिच हैं, अल्ट्रा रिच हैं, उनके लिए पैसा पार्क करने का जगह बन गया है। जरूरत इस बात की है, और उसमें यह बजट बहुत इंस्ट्रूमेंटल साबित हो सकता है। जरूरत इस बात की है कि आप कंजम्पशन बढ़ाएं, आप मिडिल क्लास को वो अफोर्डेबिलिटी दें, वो सरप्लस पैसा उसके हाथ में दें जहां वो इन्वेस्ट कर सके। आज हम देख रहे हैं कि गोल्ड की लैंडिंग कैसे हो रही है, लोग अपने घर की ज्वेलरी गिरवी रख रहे हैं। दूसरी तरफ आप कहते हैं कि हमारा घर बहुत बिक रहा है। भाई, आपका घर एक इन्वेस्टर सेगमेंट में, अल्ट्रा लग्जरी में बिक रहा है, और यहीं पे गवर्नमेंट को स्टेप इन करने की जरूरत है। और जब गवर्नमेंट को स्टेप इन करना है, तो बजट से बेटर अब एवेन्यू नहीं है आपको स्टेप इन करने के लिए। सौरभ जी, एक अंतिम सवाल आपसे लेना चाहेंगे। हम जो देखते हैं कि एक नैरेटिव सेट किया जाता है कि रियल एस्टेट के एक सेगमेंट को आधार बनाकर यह कहा जाता है कि रियल एस्टेट बहुत अच्छा चल रहा है। अगर लग्जरी, अल्ट्रा लग्जरी को छोड़ दें तो बाकी लोअर मिड और अफोर्डेबल हाउसिंग में तस्वीर अलग है। बड़ा सवाल यह है कि रियल एस्टेट इंफ्रा का दर्जा तो मांग रहा है। मान लीजिए सरकार रियल एस्टेट सेक्टर को इंफ्रा का दर्जा दे भी देती है, तो जिस तरह की प्रैक्टिस है, जो इमेज है रियल एस्टेट की, उसको देखते हुए क्या इन्वेस्टर हाउसिंग को फंड करने में दिलचस्पी दिखाएंगे, आपको लगता है? देखिए, मुझे लगता है कि दो चीजें सोचनी चाहिए कि एक तो अगर इंडस्ट्री स्टेटस मिलेगा, बोरोइंग कॉस्ट कम होगी एंड शायद बायर को उससे फायदा होगा, क्योंकि अभी काफी हाई कॉस्ट पे अगर वो बोरोइंग कर रहे हैं तो वो पूरे का पूरा पास ऑन बायर को ही कर रहे हैं। दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि देखिए, जो इन्वेस्टर है रियल एस्टेट में, वो काफी इन्वेस्टर्स ऐसा भी सोचते हैं कि हमें ये घर रेंट पे देना है आगे। तो रेंट वाला जो अगर पूरे का पूरा चीज है, उसमें अगर आप देखेंगे रेंटल यील्ड अभी भी काफी कम है इंडिया में, और उसमें अगर कोई इन्वेस्ट कर रहा है रेंटल के लिए तो उसको 2, 2.5, 3% ही मिल रहा है, और वो सोच रहा है कि मैं ये क्यों करूं, क्योंकि अगर मैं कहीं भी और डालता हूं तो मेरे को इससे बेटर रिटर्न मिल सकता है। तो इसमें जो जो इस तरह के इन्वेस्टर्स है जो रेंट के लिए घर खरीद रहे हैं, उनको इंसेंटिवाइज करने की जरूरत है। चाहे वो है कि आप सेकेंड हाउस के इन्वेस्टमेंट पे कोई टैक्स इंसेंटिव दे, जैसे कि जो पहले एग्जिस्ट करता था कि आपको लोन में बेनिफिट मिलता था अगर आपने सेकेंड हाउस लिया है, या फिर अगर आपकी रेंटल इनकम है उस पर कोई टैक्स इंसेंटिव दे। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो अभी भी बहुत शॉर्टफॉल है रेंटल हाउसिंग की हमारी मेट्रो सिटीज में, और हमें वो जो शॉर्टफॉल है उसे उसे जो है हमें कवर करने की जरूरत है। और हम ये भी देखते हैं कि काफी लार्ज पैमाने पे घर अभी भी वेकेंट है। मोर देन 1 करोड़ हाउसेज आर लाइंग वेकेंट, जिनको लोग रेंट पे नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल। तो उसके लिए भी चाहे वो पॉजिटिव इंसेंटिव देना है, नेगेटिव इंसेंटिव देना है, बट वो जो इन्वेंट्री है उसको मार्केट में लाने की जरूरत है। मॉडल टेनेंसी एक्ट जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास कर दिया है, स्टेट गवर्नमेंट्स को इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है, जिससे कि जो होम ओनर है वो फ्रीली घर दे सके बिना किसी दबाव के, सोच मेरा घर कहीं पे चला जाएगा। तो आई थिंक ये सब भी काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे समीकरण के, जिससे कि रेंटल हाउसिंग कैन इम्प्रूव। जाहिर तौर पर तमाम उम्मीदें हैं वित्त मंत्री से। बिल्डर, घर खरीदार, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स अपना अपना नजरिया पेश कर रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि देश के रियल एस्टेट में बीते एक दशक में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। एक्सपर्ट बुलिश हैं। अगर वित्त मंत्री बजट में इस सेक्टर की उम्मीदों पर फोकस करती हैं तो आगे की तस्वीर और बेहतर हो सकती है। लेकिन सिर्फ रियल एस्टेट की ग्रोथ पर फोकस करने से काम नहीं चलेगा। इसे और साफ सुथरा, पारदर्शी बनाने की ओर फोकस करने की जरूरत है। घर खरीदारों के असली पेन पॉइंट को ध्यान में रखने की जरूरत है। हालांकि रियल एस्टेट
स्टेट मैटर है, राज्यों का मैटर है, इसमें केंद्र की दखलंदाजी कम है, लिहाजा बजट में रियल एस्टेट को क्या मिलता है ये देखने वाली बात होगी। सौरभ जी, अभय जी और रवि जी, आपको बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज प्रॉपर्टी प्लस में इतना ही। आप बने रहिए जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।